Okay, so let us start today's session with a very quick revision of what we have done so far in collision. Collision में सिर्फ क्या क्या हुआ है अब तक उसका क्विक रिकैप करेंगे. तो इफ यू रिमेम्बर हमने कोलिजन में दो टाइप देखे थे, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन में इफ यू रिमेम्बर टू थिंग्स आर कॉन्जर्व्ड. एक काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व होता है, एक लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व होता है. So in a collision in which linear momentum as well as kinetic energy is conserved, that collision is called as elastic. Linear momentum conservation से हमको मिलता है m1u1 plus m2u2 equal to m1v1 plus m2v2. और kinetic energy conservation से हमको मिलता है half m1u1 square plus half m2u2 square equal to half m1v1 square plus half m2v2 square. ये हमको मिलता है काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन से, राइट. तो इस केस में देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फिर दूसरे टाइप का हमने कोलिजन देखा था, दैट वाज इनइलास्टिक कोलिजन. और इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन linear momentum is conserved but kinetic energy is not conserved because there is loss of kinetic energy. So in this case only linear momentum is conserved, right. kinetic energy conserved नहीं है, मतलब there is loss of kinetic energy, मतलब initial kinetic energy ये final से ज्यादा है, final kinetic energy ये कम है क्योंकि वहां पे there is some loss of kinetic energy maybe due to friction, right. या फिर ये नॉर्मली ऐसा होता है, या फिर इसका उल्टा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल. ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में होता है, जैसे कि एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब. फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक बॉम्ब है, राइट. इस केस में बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पे है बट आफ्टर इट एक्सप्लोड्स इसके जो पीसेस होंगे दे विल स्टार्ट मूविंग. And when they are moving, इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1v1 स्क्वायर, इसका होगा हाफ m2v2 स्क्वायर. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज एडिशन ऑफ दीज टू. इनिशियल जीरो था, फाइनल नॉन जीरो है, मतलब फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल. ये कब होता है? जब एनर्जी सप्लाइड इंटरनली, ओनली इन दैट केस. देन हमने और एक टाइप ऑफ कोलिजन देखा था जिसका नाम था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में इन दिस केस टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर. तो हमारे पास दो कोलाइडिंग बॉडीज है जो कोलिजन के बाद दे विल स्टिक टुगेदर, दे विल जॉइन टुगेदर एंड देन दे विल मूव टुगेदर. ओके, तो इन दिस केस both the objects have same common velocity, मतलब after collision there is maximum loss of kinetic energy. मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आपके पास मट्टी का बॉल है और अगर आपने इसको दीवार पे मार दिया तो इट गेट स्टिक टू द वॉल और पूरा का पूरा kinetic energy is converted to heat now, more or less. ओके, तो ऐसा है. देन कौन से टाइप का कोलिजन है ये पता करने के लिए यू डिफाइन अ पैरामीटर व्हिच इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन आप करते हो एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन relative velocity of approach. So coefficient of restitution is velocity of separation upon velocity of approach. और ये डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने लिया था वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है? हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये था कि पार्टिकल्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है विच आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी u1 एंड वेलोसिटी u2. ये इनिशियल वेलोसिटीज है. masses are m1 and m2. After collision
these two objects will keep moving along the same line. तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है, ऐसे कोलिजन को आप बोलते हो हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन मतलब if the objects move along the same line, same straight line before and after collision, then the collision is called as head on collision. अब as you can see from the figure, initial velocity of first object is u1 and final is u2, और हमने बोला था कि u1 is greater than u2, तो velocity of approach जो है, velocity of approach, it is u1 minus u2. Velocity of approach is u1 minus u2. Basically it just means कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरे को कितने वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहा है. एग्जांपल दिया था मैंने आपको इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज. मैंने बताया था हो सकता है सेकंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और 10 मीटर पर सेकंड, पहले का है 12 मीटर पर सेकंड, तो फर्स्ट इज अप्रोचिंग द सेकंड वन विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड. ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा रेस्ट पे है, ओनली फर्स्ट इज मूविंग, तो इन दैट केस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. देन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब कोलिजन के बाद v2 इज ग्रेटर देन v1. तो क्या हुआ, पहले डिस्टेंस कम हो रहा था, फिर कोलिजन हुआ, फिर डिस्टेंस बढ़ने लगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन is nothing but it is equal to v2 minus v1. So coefficient of restitution is velocity of separation upon velocity of approach, मतलब it is v2 minus v1 upon u1 minus u2. Okay, so u1 minus u2 is velocity of approach, v2 minus v1 is velocity of separation, right. Then हमने ये बोला कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक की इनइलास्टिक, इनइलास्टिक. फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इस केस में बिकॉज यू नो कि दोनों ऑब्जेक्ट दे विल स्टिक टुगेदर, तो v1 will be equal to v2. दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलिजन के बाद दे विल स्टिक टुगेदर, तो v1 इक्वल टू v2 मतलब न्यूमरेटर हो गया 0. न्यूमरेटर अगर 0 तो e इज 0, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 आना मतलब कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक. इसके बाद हमने क्या किया था, हमने इलास्टिक कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू निकाला था. तो फॉर हेड ऑन हमने जो केस कल डिस्कस किया था वो हेड ऑन, फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन था, फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. इस केस में व्हाट वी डिड इज, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, तो जैसे अभी अभी हमने देखा कि इलास्टिक कोलिजन में दो चीजें कॉन्जर्व होती है, एक लीनियर मोमेंटम, एक काइनेटिक एनर्जी. सो इन दिस केस व्हाट वी डिड, हमने पहले लीनियर मोमेंटम का कॉन्जर्वेशन अप्लाई किया था. फ्रॉम कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमको मिल गया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. और इसमें आप m1 के टर्म्स एक साइड पे लिखते हो और m2 के टर्म्स एक साइड पे लिखते हो, तो m1 u1 माइनस m1 v1 equal to m2 v2 minus m2 u2. In this case, you take out m1 common, u1 minus v1 equal to m2 v2 minus u2. ये था इक्वेशन नंबर 1 आपका. फिर आप काइनेटिक एनर्जी के कॉन्जर्वेशन से, काइनेटिक एनर्जी के कॉन्जर्वेशन से आपने एक इक्वेशन बनाया था, एंड फ्रॉम conservation of kinetic energy what you can write is half m1 u1 square plus half m2 u2 square equal to half m1 v1 square
प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। फिर वही ट्रिक फॉलो की थी, m1 के सारे टर्म्स एक साइड पे और m2 वाले एक साइड पे। तो यू विल राइट डाउन हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2u2 स्क्वायर। फिर इन दोनों में से हाफ m1 आपने निकाल लिया था कॉमन, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसमें से आपने कॉमन निकाल लिया हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। देयरफॉर यू विल हैव हाफ हाफ, कैंसिल कर सकते हो आप, कैंसिल आउट हाफ एंड हाफ। यू विल हैव m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर वाज u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2 इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया था। क्यों? बिकॉज यू सी इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे m1 इंटू u1 माइनस v1 है और 2 में भी वैसा ही है, तो जब डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर दिस स्टेप व्हाट वी डिड वाज इज दैट इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, तो आपको मिलेगा m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 अपॉन m1 u1 माइनस v1। इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय m2 v2 माइनस u2। यहाँ पे एक टर्म कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे ये और ये कैंसिल कैंसिल। तो आपको मिल गया यहाँ से u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, मतलब यहाँ से आपको मिल गया था u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। बट u1 माइनस u2 था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v2 माइनस v1 था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आप लिख सकते हो यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन से From this equation, you can say this implies v2 minus v1 upon u1 minus u2 equal to 1. But ये था coefficient of restitution E, तो E की वैल्यू 1। तो perfectly inelastic collision में E की वैल्यू 0 और elastic collision में 1। तो बाकी किसी भी टाइप के collision में between 0 and 1, तो you can have E value greater than 0 and less than 1 for any type of collision. So minimum value of E is for perfectly inelastic, maximum value of E is for elastic collision, and इसके बीच में बाकी सब collision की value आएगी between 0 and 1. So far this is what we have done. अभी तक हमने इतना किया है। अब इसके आगे अब हमको क्या करना है कि ये जो head on collision की हम बात कर रहे थे, head-on elastic collision. What we have missed out is जो दो ऑब्जेक्ट है वो कोलिजन के बाद भी मोशन में है, और कोलिजन के बाद भी अगर वो मोशन में है तो उसका उन दोनों का फाइनल वेलोसिटी होगा, और फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमको चाहिए। तो वी वांट टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स in head-on elastic collision. So expression for final velocities, expressions for final velocities of the bodies in head-on elastic collision. Okay. Now हमको ऑलरेडी पता है अगर कोलिजन हेड ऑन और इलास्टिक है तो लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व्ड है, और उससे हमको ऑलरेडी इक्वेशन मिल चुका है, इक्वेशन नंबर 1। हमको ऑलरेडी पता है कि काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्व्ड है, और उससे हमको इक्वेशन मिला है इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, फिर दोनों को डिवाइड करके हमको और एक इक्वेशन मिला है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली बाय सेइंग
अगर आपको एग्जाम में आता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, तो फिर आपको सब लिखना पड़ेगा। कंसीडर टू मासेस m1 and m2 moving with initial velocities u1 and u2. They undergo head-on elastic collision. Their final velocities are v1 and v2. Then you will say we know that linear momentum is conserved. Linear momentum is conserved. और क्योंकि linear momentum conserved है, therefore अब मैं सारे के सारे स्टेप्स नहीं लिखने वाला हूं। We have already derived sufficient enough. Linear momentum conservation से आपको m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलता है m1 u1 minus v1 equal to m2 v2 minus u2 equal to m2 v2 minus u2। ये आपको ऑलरेडी पता है इक्वेशन नंबर 1, राइट। आपको और एक चीज पता है, ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्जर्व्ड, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, याद रखना इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व्ड होता है। और यहां से आपने ऑलरेडी इक्वेशन बनाया है, वो था m1 u1 माइनस v1 और ये था u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 into v2 plus u2, v2 plus u2। तो ये आपको पता है इतना, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। फिर आपने इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड कर दिया था और आपको एक और इक्वेशन मिला था। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, ऑफ कोर्स मैं डायरेक्टली फाइनल स्टेप लिखूंगा, दैट इज u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां तक हमको पता है। अब आगे, नाउ यू नीड टू नो, अगर हमें फाइनल वेलोसिटीज चाहिए, अब फाइनल वेलोसिटी किसका, दो ऑब्जेक्ट है, पहला उसका v1 और दूसरा उसका v2। अगर आपको v2 चाहिए तो इक्वेशन 1 में से v1 को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आपको v1 चाहिए तो v2 को यहां से हटाना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, मैं यहां से लिख सकता हूं v2 इक्वल टू v1 प्लस u1 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 4। सिर्फ मैंने v1 को शिफ्ट कर दिया, राइट, क्लियर। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से जो इक्वेशन मिला था और जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से जो इक्वेशन मिला था, उनको डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन मिला है, वहां से आपने v2 का इक्वेशन बना लिया। आपको v1 फाइंड करना है, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 से v2 को हटाना पड़ेगा, राइट। इसके लिए मैंने v2 लिख लिया इन टर्म्स ऑफ v1। अब सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1। सो substituting equation number 4 in equation number 1, therefore what you will have is m1 u1 minus v1 equal to m2 v2, but v2 is v1 plus u1 minus u2। ये अभी हमने v2 लिखा है, v1 प्लस u1 माइनस u2, ओके। ये v2 हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस और एक u2, तो माइनस और एक u2। सिर्फ v2 की जगह पे हमने ये टर्म डाल दिया v1 प्लस u1 माइनस u2, और माइनस u2 ऑलरेडी एक था, करेक्ट। तो यहां से आपको मिलेगा therefore m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू ये m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस ये दो बार आ गया तो 2m2 u2, करेक्ट, दो बार आ गया ना वो, दैट इज वाई। अब व्हाट इज योर टास्क टू फाइंड आउट
V1, तो V1 फाइंड करना है, तो जिस जिस टर्म में V1 है वो सारे टर्म्स आने चाहिए आपके वन साइड पे। तो एक काम करते हैं, ये M1 V1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो आपको मिलेगा, बाकी सबको इधर ले लो, M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 इक्वल टू M2 V1 माइनस प्लस M1 V1, राइट। सिर्फ हमने माइनस M1 V1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो प्लस हो गया, बाकी सारे टर्म्स को M2 V1 छोड़ के M2 U1 को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 2 M2 U2 को शिफ्ट कर दिया तो वो प्लस हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सिर्फ यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ द टर्म्स चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। जिस जिसमें V1 है वो एक साइड पे रखा है, दैट्स इट। अब एक काम करो, यहाँ पे U1 कॉमन दिखता है तो U1 निकाल लो कॉमन, तो यू विल हैव U1 M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U2 इक्वल टू, यहां से V1 कॉमन M2 प्लस M1। अब एक काम करता हूं, मैं दोनों साइड्स को M2 प्लस M1 से डिवाइड कर देता हूं, राइट। तो डिवाइड करने से क्या होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे पहला टर्म है उसके नीचे आ जाएगा M2 प्लस M1, दूसरे टर्म के नीचे आ जाएगा M2 प्लस M1, और राइट हैंड साइड पे M2 प्लस M1 कैंसिल हो जाएगा। सो डिवाइडिंग बाय M1 प्लस M2 या फिर M2 प्लस M1 एक ही बात है, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑन बोथ साइड्स therefore if you do this, तो U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 और प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू V1 इक्वल टू जस्ट V1, क्योंकि M1 प्लस M2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसल आउट हो गया। तो देयरफॉर V1 इक्वल टू, मैं ये टर्म को पहले लिख लेता हूं, इट इज M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आ गया आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 का एक्सप्रेशन, मतलब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ओके, अब इसको याद कैसे रखना है मैं वो भी बताता हूं, लेकिन लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर, कहां तक पहुंचे थे हम, 4 तक। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। हाँ, जानबूझ के 6, क्यों 6? बिकॉज ये इक्वेशन नंबर 4 था V2 का। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं, जैसे मैंने V2 के लिए लिखा है वैसे मैं V1 का भी बना सकता हूं। तो व्हाट आई कैन डू इज, इन दिस केस, यहां पे आपने V2 को एक साइड रखा, बाकी सबको शिफ्ट कर दिया। उल्टा भी कर सकते थे, V1 को एक साइड पे रखो, V1 को एक साइड पे रखो, तो मिलेगा V2 माइनस U1 प्लस U2, इक्वेशन नंबर 5। क्योंकि अभी तो हमने V1 फाइंड किया ना, V2 बाकी है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि अगर आपको V1 चाहिए तो V2 को एलिमिनेट करना है, मतलब V2 को लिखना है इन टर्म्स ऑफ V1। अगर V1 आपको नहीं चाहिए, आपको क्या फाइंड करना है, V2, तो आपको V1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मतलब आप ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे। पहले क्या किया था, इक्वेशन नंबर 4 सब्स्टिट्यूट किया था इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 4 सब्स्टिट्यूट किया था इक्वेशन नंबर 1 में। तो इससे क्या हुआ, इससे V2 की जगह पे आ गया V1 प्लस U1 माइनस U2, राइट। और उसको हम सिंप्लीफाई करते गए। सी, I will repeat again, but you have to pay attention and follow steps. कोई इशू नहीं है। See, what we are doing is, हमारे पास हेड ऑन कोलिजन में ऑलरेडी 3 इक्वेशन है। एक है M1
u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 इक्वेशन नंबर 1। ये कहां से आया था? लीनियर मोमेंटम के कॉन्जर्वेशन से। हमारे पास और एक इक्वेशन है, वो है हमारे पास, अगर आपको याद होगा, वो है आपके पास m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। ये हमको मिलता है काइनेटिक एनर्जी के कॉन्जर्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2। फिर आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड कर देते हो, मतलब यू सी आपको मिलेगा डिवाइड करने के बाद m1 u1 माइनस v1 और m1 u1 माइनस v1 कैंसल आउट, और राइट हैंड साइड पे m2 v2 माइनस u2 कैंसल आउट। तो आपको मिलता है u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलता है u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। दिस इज व्हाट यू गेट। इसको मैं बोलता है इक्वेशन नंबर 3। यहां तक हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के टाइम पे ही सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके आगे आपको, आपका टास्क क्या है? यू वांट टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटीज किसका? कोलाइडिंग बॉडीज का, मतलब v1 और v2 का फॉर्मूला चाहिए। बहुत लॉजिकल चीज है। अगर आपको v1 चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 में से v2 को हटाना पड़ेगा, राइट? आप डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते, तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 से एज यू कैन सी v2 इक्वल टू, ये माइनस v1 को यहां ले लिया तो प्लस हो गया, राइट? v1 प्लस u1 माइनस u2, तो v1 प्लस u1 माइनस u2 इक्वेशन नंबर 4 आ गया, करेक्ट? यहां तक क्लियर? अब अगर इक्वेशन 4 को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करता हूं, हमने सिर्फ क्या किया, अब इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया। वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिला इक्वेशन ऑफ v1। इज दिस क्लियर? बाकी के स्टेप्स तो है, steps are there, you have to just keep substituting, simplifying and you get this. Is this clear? Good. अब ये करने के बाद आपको मिला v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज व्हाट यू गेट। दिस इज व्हाट यू गेट, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट यू गेट। याद कैसे रखना है वो बताता हूँ, सिंपल ट्रिक, क्योंकि एग्जाम में तो फॉर्मूला याद करना पड़ेंगे ना, अदरवाइज न्यूमेरिकल आ गया जेई नीट में और फिर डिराइव करते बैठ गए। यू कैन नॉट डू दैट, यू हैव टू रिमेंबर, यू नीड ट्रिक टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिमेंबर। ओके, एनीवेज, अब अगर ये क्या फाइंड करना था v1, इसके लिए हमने क्या किया, v2 की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया। v2 हटाना है ना, इसलिए v2 नहीं चाहिए, तो v2 के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमको v2 फाइंड करना है तो v1 नहीं चाहिए, तो यहां से v1 क्या है, v2 माइनस u1 प्लस u2। ये इक्वेशन नंबर 5 आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, करेक्ट? फिर सिंप्लीफाई करोगे। ये मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 है, उसका लेफ्ट हैंड साइड भी v1 है, इक्वेशन नंबर 5 का भी लेफ्ट हैंड साइड v1 है, तो इसका मतलब 5 और 6 के राइट हैंड साइड भी होंगे इक्वल। तो ऐसा ही, ये दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, 5 का राइट हैंड साइड क्या है, v2 माइनस u1 प्लस u2, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, ये पूरा लिखा है आपने। दिस इज ऑल दैट यू हैव। ओके, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो ऐसा आपके पास है। यहां तक क्लियर? इज दिस क्लियर? इक्वेशन नंबर 5 का लेफ्ट हैंड साइड था v1, 6 का लेफ्ट हैंड साइड था v1।
अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों का v1 है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। आर वी गुड? ओके, अब इसको करो सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का तरीका है बहुत इजी। कैसे? तो व्हाट यू कैन डू इज दिस, सिर्फ v2 को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, u1 को शिफ्ट करो, माइनस u1 का प्लस u1, और ये जो टर्म है ये ऑलरेडी वहां पे है और ये ऑलरेडी वहां पे है तो रहेगा। सो जस्ट अ मिनट, इट्स अ लिटिल मेस ओवर हियर, लेट मी मेक इट अप अगेन। तो यहाँ पे था आपके पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ऐसा है कि ये जो टर्म आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये जो माइनस u1 है इसको शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस u1 प्लस, और टर्म है आपके पास 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे जो प्लस u2 है उसको शिफ्ट किया तो माइनस u2, बराबर, सिर्फ u2 प्लस का वहां पे जाके माइनस। अब पहले दो टर्म में क्या कॉमन दिखता है? u1, तो u1 टेकन आउट कॉमन, यहाँ पे आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1, करेक्ट, पक्का। दूसरे आखिरी के दो टर्म में क्या कॉमन दिखता है? u2, तो 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 1, करेक्ट। ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू फॉलो और इट इज नॉट डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू। पहली बार बहुत हेवी लगता है बट धीरे धीरे एक बार समझ में आ गया, देयर इज नो स्टॉपिंग, कोई बुक की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या फाइंड करना है, क्या है, देखो, इफ यू लर्न हाउ टू यूज व्हाट इज गिवन टू यू, व्हाट इज अवेलेबल टू यू, डन। इक्वेशन पता है, यूज कैसे करना है वो सीख लो। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 माइनस m2 1 और m1 प्लस m2 को कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेकेंड टर्म में भी वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2m2 यहाँ पे माइनस है, बी केयरफुल, माइनस m1 माइनस m2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया था तो ब्रैकेट था, और ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो वो हो जाएगा माइनस अपॉन m1 प्लस m2। यहां तक क्लियर? आर यू फॉलोइंग ईच स्टेप? यस, नो यू आर नॉट फॉलोइंग। ये m2 और m2 कैंसल हो गया, गुड। यहां पे 2m2 में से एक m2 गया तो एक m2 बचेगा, तो देयरफॉर व्हाट यू विल हैव इज, देयरफॉर ये अब मैं हटा देता हूं, दिस इज ऑफ नो यूज टू अस, बाय बाय। ओके, यहां पे v2 इक्वल टू u1 और क्या है m1 प्लस m1, 2 टाइम्स ऑफ m1, 2 टाइम्स ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2 m2 माइनस m2, मतलब एक m2 बचेगा माइनस m1, तो यहाँ पे आएगा u2 और m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देयरफॉर v2 इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूं, मैं सिर्फ इस टर्म को पहले लिखता हूं, मैं लिखूंगा m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले किसको लिख रहे हो, इनटू u2, फिर ये टर्म इज 2m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1। ये आ गया इक्वेशन नंबर 7 विच गिव्स यू फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2, करेक्ट। अब याद कैसे रखना, एकदम सिंपल सा ट्रिक है याद रखने का। v1 v2 स्ट्रक्चर सेम, इसमें भी दो टर्म, इसमें भी दो टर्म, यहाँ पे पहले 1 तो यहाँ पे भी पहले 1,
यहाँ पे पहले 1 तो यहाँ पे भी पहले 1, यहाँ पे पहले 1 तो ऊपर भी पहले 1, सिर्फ ऊपर प्लस की जगह पे माइनस, और दोनों टर्म का डिनोमिनेटर तो वैसे भी सेम था, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 आएगा, यहाँ पे 2m2 u2 आएगा, क्योंकि 1 का काम पहले हो गया तो सिर्फ 2 बचा है क्या, चेक। m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 है, यस। यहाँ पे पहले 2 तो यहाँ पे भी पहले 2, यहाँ पे पहले 2 तो ऊपर भी पहले 2, सब बीच में एक नेगेटिव साइन, और यहाँ पहले 2 तो यहाँ पे भी पहले 2, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है। अब पहले टर्म में u2 आ गया तो यहाँ पे u1 आएगा विथ 2m1, उसी। तो ये याद रखने के ट्रिक्स होते हैं। If you remember this, you remember for always now. और ये JEE NEET में derive नहीं कर सकते ना, we don't have time. We don't have time. So this is how you remember. Once again, I will repeat. Once again, I'll tell you how to remember. V1, V2. Structure same. दोनों में दो टर्म्स और बीच में प्लस प्लस। यहाँ पहले 1 तो नीचे तो मासेस का एडिशन ही है, यहाँ पे भी पहले 1, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस, यहाँ पहले v1 तो यहाँ पे u1, और डिनोमिनेटर तो दोनों केस में सेम था, ये u1 हो गया तो यहाँ पे u2 2m2, यहाँ पहले 2 तो यहाँ भी पहले 2 लिख लो। वैसे बुक्स में m1 प्लस m2 दिया है, ये मैं खुद के लिए ऐसा ट्रिक याद रखता हूँ कि हाँ यहाँ पहले 2 तो यहाँ पहले 2। बुक्स में दे डोंट से m2 प्लस m1 मतलब m1 प्लस m2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ याद रखने के लिए कि यहाँ पे m2 माइनस m1 आएगा, और ये 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, और डिनोमिनेटर दोनों सेम थे, और यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे 2 का काम नहीं है, तो 2m1 u1 डन। गुड गुड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पेशल केसेस। तो अब है ना, स्पेशल केस भी है, स्पेशल केसेस भी है, स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस में व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल केसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, एक ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों मासेस हो इक्वल, है ना। मार्बल खेलते हो तो 2 मार्बल आपने जो यूज कर रहे हो दोनों के दोनों सेम मास के हैं। इन दैट केस अगर पहले मार्बल का इनिशियल वेलोसिटी u1 है, दूसरे का u2 है, दोनों का मास m और m है, इक्वल मास है, तो वी वांट टू नो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच ऑफ देम। तो फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट? ओके गुड। थोड़ा सिचुएशन को और अच्छा करके दिखाते हैं तो और ज्यादा समझेगा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग? गुड। अगर m1 इक्वल टू m2 आ गया, पहली टर्म तो गई काम से 0, तो v1 इक्वल टू 0 क्योंकि m1 माइनस m2 0, राइट, प्लस 2m u2 अपॉन m1 प्लस m2 इज अगेन m प्लस m 2m, गॉन एंड गॉन, तो v1 इक्वल टू u2, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। हाँ, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल था वो पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल, you remember u1 was greater than u2 and v2 was greater than v1, क्योंकि u2 कम था, अब वो मिल गया पहले को तो v1 कम होगा, राइट? एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। सिमिलरली v2 भी देख लो, ये इतना कर लिया है तो v2 भी देख लेते हैं। v2 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1
u2 plus 2m1 u1 अपॉन m2 plus m1। यहाँ पे भी मासेस अगर सेम है तो ये 0 और ये 0, ये 2m u1 अपॉन 2m कैंसिल एंड कैंसिल, v2 इक्वल टू u1। एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज, पहले का इनिशियल दूसरे का फाइनल, दूसरे का इनिशियल पहले का फाइनल, देयर इज एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज, राइट। मतलब इट इज जस्ट लाइक दैट गेम ऑफ, याद है क्या, एक खड़ा होता है आगे, फिर तुम जाके उसको टच करते हो, फिर वो भागना चालू करता है, तुम उधर रुक जाते हो, राइट। आई डोंट नो व्हाट इज दैट कॉल्ड एज, नो बट you have such games, I don't know, but anyways it, imagine you were approaching your friend with speed of 12 meter per second और आपके friend का था 10 meter per second, right? तो you were following and approaching क्योंकि distance was becoming less, फिर collision हुआ, फिर जिसका 12 था, मतलब पहले ऑब्जेक्ट का, उसका हो गया 10 और जिसका 10 था उसका हो गया 12 if masses are same. Good. So there is exchange of velocities. So hence what you can conclude is, therefore if m1 is equal to m2, then there is exchange of velocities. This is what you can conclude. ये था स्पेशल केस नंबर 1। नंबर टू इफ नहीं, मासेस तो सेम नहीं थे, ये तो बना लिया ना, सेम नहीं थे तो वो तो, ये जो फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन है आपके पास 6 और 7, वो सेम नहीं थे, उसी का तो इक्वेशन है वो। अब स्पेशल केस नंबर 2, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो, कंचे खेलते हो, आपका चांस आता है तो क्या करते हो, पहले वाले का तो रेस्ट पे रहेगा ना, देन यू हिट, तो अगला वाला, आगे वाला जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे था और जो पहला उसको फॉलो कर रहा है इज मूविंग, ओके। इन दैट केस ऑफ कोर्स अभी इक्वेशन आपके सामने है, v1 का इक्वेशन आपके सामने है, v1 का इक्वेशन आपके सामने है, u2 0 मतलब सेकेंड टर्म 0, तो यह आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1, of course plus 0, okay, and v2 will be equal to, therefore पहले तो मैं लिख देता हूँ इसको, complete लिख देता हूँ मैं, this is complete thing that I need to write, done। अब सेकंड का केस, u2 क्या है, जीरो, तो v2 क्या आएगा, v2 0 प्लस 2 m1 u1 upon m1 plus m2, therefore v2 will be equal to 2 m1 u1 upon m1 plus m2, right? तो ये है स्पेशल केस नंबर 2। अब स्पेशल केस में और एक स्पेशल केस, अगर दोनों के मासेस इक्वल भी हुए तो, पहले तो सेकेंड रेस्ट पे है तो ये मिला आपको final velocity of the first, okay, and final velocity of the second. When the masses are not same, second रेस्ट पे था, पहले ने आके पीछे से कोलिजन किया, मासेस अगर सेम नहीं होंगे तो दोनों के दोनों मोशन में आ जाएंगे, जो सेकंड रेस्ट पे था अब वो मोशन में है, क्योंकि उसको some part of the kinetic energy of the first is transferred to the second, right? इलास्टिक कोलिजन ही है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, पर पहला ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी सेकंड को दे सकता है, मतलब पहले का काइनेटिक एनर्जी सेकंड के पास जा सकता है, लेकिन सिस्टम का टोटल कंजर्व्ड है, देयर इज नो लॉस, मतलब जब टक्कर हुई तो फ्रिक्शन नहीं था, ओके, राइट। तो अगर दोनों मासेस सेम नहीं है, पहला रेस्ट सेकंड वाला रेस्ट पे था, लेकिन कोलिजन के बाद सेकंड इज मूविंग, करेक्ट, क्योंकि जीरो नहीं आया ना, मतलब मूविंग। अब स्पेशल केस, अगर m1 और m2 इक्वल हो गए तो क्या होगा, लेट अस सी क्या होगा, तो क्या होगा, अब देखो क्या होगा,
अगर इक्वल हो गए तो 0, क्योंकि m1 और m2 इक्वल तो 0, राइट। सेकंड के साथ क्या होगा, 2m1, लेकिन m1 इज m1 plus m2, इट इज अगेन m plus m, तो v2 इक्वल टू u1, राइट। तो व्हाट इज हैपनिंग, पहला ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, सेकंड रेस्ट पे था, कोलिजन के बाद सेकंड मूव होने लगा, पहला रेस्ट पे आ गया। मतलब देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 इज 0 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1 इज 0, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, राइट। तो whenever masses are equal, there is always exchange of velocity. But if masses are not equal, then there is no exchange. There is transfer, of course, from one object to another, but it is not complete exchange. Okay, so that is the difference. So this is what you need to know. All right. So that's it for today. We'll continue in the next session.